नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार किताब के बारे में बात करने वाले हैं। शिव खेड़ा की जीत आपकी, यानी यू कैन विन। देखिए, ये कोई बड़ी बड़ी हवाई या फिलॉसफी वाली बातें नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सफलता पाने का एकदम प्रैक्टिकल टूल किट है। हम इसे रोजमर्रा के बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि कोई भी शुरुआत करने वाला व्यक्ति इन बातों को आसानी से अपनी जिंदगी में उतार सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। ये इतिहास के सबसे महान लोगों में से एक अब्राहम लिंकन का सफ़र है। सोचिए, 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल, 22 में चुनाव हार गए, फिर 45 और 49 की उम्र में दोबारा हार का सामना किया। सच में ये सफ़र बहुत ही भावुक कर देने वाला है। लेकिन फिर क्या हुआ? 52 साल की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये हमें दिखाता है कि हम सबके जीवन में संघर्ष कितना आम है। बार बार मिलने वाली विफलता कोई दी एंड नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी बन सकती है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जो लोग हार कर भी शानदार वापसी करते हैं और जो लोग बीच में ही हार मान लेते हैं, उनके बीच आखिर क्या फर्क होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह दरअसल कुछ खास फ्रेमवर्क अपनाने और अपने माइंडसेट यानी सोचने के तरीके में एक गहरा अंदरूनी बदलाव लाने के बारे में है। सफलता कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, इसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है। आज हम इन जटिल लगने वाली बातों को एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप रोडमैप के जरिए समझेंगे। हमारे 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, सफलता की नींव यानी नजरिया। दूसरा, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। तीसरा, स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाएं। चौथा, सकारात्मक आदतें और अभ्यास। और पांचवा, सफलता के लिए एक पक्की कार्य योजना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम सिद्धांत की गहराई में उतरते हैं। भाग 1, सफलता की नींव यानी हमारा नजरिया। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का ये चौंकाने वाला नंबर देखिए, पूरे 50%। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में आधा रोल, जी हाँ आधा, सिर्फ उसके नजरिए का होता है। ये सच में सोचने वाली बात है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सिर्फ तेज दिमाग या अच्छी डिग्री होना ही काफी नहीं है। एक पॉजिटिव माइंडसेट ही किसी भी बड़ी कामयाबी की असली बुनियाद है। अगर नजरिया ही सही नहीं है ना, तो बाकी सारी खूबियां बस धरी की धरी रह जाती हैं। विनर्स और लूजर्स के बीच का असली फर्क यहीं से तय होता है। जो लोग सफल होते हैं वो खुद को ऐसे काम करने के लिए तैयार करते हैं जो अक्सर दूसरों को बोरिंग या मुश्किल लगते हैं। वो ऐसा सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी और लगातार प्रैक्टिस के दम पर करते हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव नजरिए वाले लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? सफलता कोई जन्मजात किस्मत नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिविटी और प्रैक्टिस का ही नतीजा है। अब सोचने के तरीके से आगे बढ़कर देखते हैं कि बाहरी दुनिया और मुश्किलों से कैसे निपटा जाए। भाग 2, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। देखिए, जब चीजें खराब होती हैं तो अपने माता पिता, दोस्तों, टीचर्स या हालात को दोष देना बहुत आसान लगता है ना? लेकिन सच पूछिए तो दोष मढ़ने के इस खेल से बाहर निकलकर अपने हर काम और उसके नतीजों की 100% जिम्मेदारी लेना ही असली ताकत है। जब पूरी जिम्मेदारी ली जाती है तो इंसान खुद ब खुद आगे बढ़ता है और अपने भविष्य का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। क्योंकि जब तक उंगली दूसरों पर उठती रहेगी, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। और जिम्मेदारी लेने के बाद बारी आती है एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम की। भाग 3, स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाएं। क्योंकि बिना किसी स्पष्ट मंजिल के जीवन बस यूं ही बिना दिशा के भटकता रहता है। स्मार्ट, ये एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है। इसका मतलब है स्पेसिफिक यानी एकदम स्पष्ट, मेजरेबल यानी जिसे मापा जा सके, अचीवेबल यानी जिसे सच में हासिल किया जा सके, रेलेवेंट यानी जो आपके लिए सही हो, और टाइम बाउंड यानी जिसकी एक डेडलाइन हो। हम अपनी गोलमोल इच्छाओं को हवा में नहीं छोड़ सकते। उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे टारगेट्स में बदलना ही होगा जिन पर वाकई काम किया जा सके। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कहना है कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। खैर, ये तो बस एक अस्पष्ट सी इच्छा हुई। लेकिन अगर कहा जाए मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करूंगा और इस सेमेस्टर के अंत तक 3.5 का जीपीए हासिल करने का लक्ष्य रखूंगा, तो ये हुआ एक परफेक्ट स्मार्ट लक्ष्य। ये एकदम ठोस है और कोई भी शुरुआत करने वाला व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकता है ना आसान? लक्ष्य तो बन गए, लेकिन उन्हें पाने के लिए लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ता है। तो आते हैं भाग 4 पर, सकारात्मक आदतें और अभ्यास।
क्योंकि हमारी अच्छी आदतें ही हमारे काम तय करती हैं और काम से ही रिजल्ट मिलते हैं। लंबे समय तक सफल बने रहने के लिए कुछ बहुत ही शानदार डेली रूटीन है, जैसे रोज पॉजिटिव वाक्यों का अभ्यास करना, एक विजन बोर्ड बनाना या विजुअलाइजेशन करना, अपनी प्रायोरिटीज सेट करना और सबसे जरूरी, ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपनी जिंदगी से बिल्कुल दूर कर देना। इन प्रैक्टिकल टूल्स का रोज इस्तेमाल करने से एक ऐसा अटूट कॉन्फिडेंस बनता है जो इंसान को हमेशा मोटिवेटेड रखता है। किताब में एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव वाक्यों के कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ। सोचिए, अगर हर सुबह की शुरुआत इस तरह के दमदार और ऊर्जा से भरे वाक्यों से हो तो पूरे दिन के लिए कितनी मजबूत और पॉजिटिव माइंडसेट तैयार हो जाएगी। बिल्कुल गेम चेंजर है ये। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि किताब के हिंदी संस्करण की ये मूल तस्वीर हमें लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम अपनाने पर जोर देती है। आज की ये दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए लगातार सीखते रहना हमारी एक पक्की डेली हैबिट होनी चाहिए। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा के लिए कैसे उतारा जाए, इसके लिए चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। भाग 5, सफलता के लिए कार्य योजना। और ये तस्वीर बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि खुद में सुधार लाने के लिए एक अनुशासित स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कैसे बनाना जाए। इस एक्शन प्लान में महान लोगों की जीवनियां पढ़ना, सकारात्मक बातें सुनना और अपनी कमजोरियों को खूबियों में बदलने के रास्ते तलाशना शामिल है। यह हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे सुधारों की एक बहुत ही कमाल की और प्रैक्टिकल लिस्ट है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज अपनी सफलता के लिए हम कौन सी नई आदत अपनाने वाले हैं? देखिए, शिव खेड़ा के ये लेसन सिर्फ सुनने या वाह करने के लिए नहीं है। इन्हें आज और अभी असली दुनिया में लागू करने की जरूरत है। आज से ही शुरुआत होनी चाहिए। वो एक छोटा सा बदलाव चुनना चाहिए जो कल सफलता की एक नई कहानी लिखेगा। तो बस इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ने अपनी जिंदगी के 15 या 20 साल लगा दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए। हाँ, बिल्कुल। और अनगिनत रातों की नींद खराब कर दी सिर्फ किसी एक स्किल या डिग्री को हासिल करने में। लोग यही करते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं कि यही सफलता की चाबी है। लेकिन यार, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही चौंकाने वाली स्टडी है जो पूरी तस्वीर ही बदल देती है। अच्छा। हाँ, स्टडी ये साबित करती है कि जिस तकनीकी ज्ञान या स्किल के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं ना, हमारी वास्तविक सफलता में उसका योगदान केवल 15% होता है। सिर्फ 15%? वाओ! सोचिए, बाकी का जो 85% हिस्सा है वो पूरी तरह से एक ही चीज पर निर्भर करता है, और वो है हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड। ये आंकड़ा तो मतलब अपने आप में हमारी पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली को देखें या फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स को ही ले लें, हम अपना 100% समय, पैसा और ऊर्जा उसी 15% हिस्से को निखारने में लगा रहे हैं। हाँ, हम कोडिंग सिखाते हैं, मैनेजमेंट थ्योरी रटाते हैं। एग्जैक्टली, हम फैक्ट्स और फिगर्स पर जोर देते हैं, लेकिन उस 85% हिस्से को पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जो कि असल में सबसे जरूरी है। बिल्कुल। वही हिस्सा तो ये तय करेगा कि कोई इंसान दबाव में कैसे काम करेगा, या अगर वो फेल हो जाता है तो दोबारा कैसे खड़ा होगा। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हम उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं जो असल में नींव है। तो आज हम जिस विषय की इतनी गहरी चर्चा करने वाले हैं वो शिव खेड़ा की फिलॉसफी पर आधारित है। हाँ, उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन विन के कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल। हम सब सफलता के उस असली ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जिसने दुनिया भर में लोगों का नजरिया बदला है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि जीतना कोई बाहर की लड़ाई नहीं है। सही कहा, ये पूरी तरह से एक आंतरिक मानसिकता है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। हाँ, तो मेरा पहला सवाल यहीं से आता है, अगर वो 85% सफलता हमारे रवैये पर निर्भर करती है तो ये सही रवैया आखिर दिखता कैसा है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में हर इंसान को यही लगता है कि उसका अपना रवैया एकदम परफेक्ट है ना? हाँ, हम सबको लगता है कि हम तो सही सोच रहे हैं। इस मानसिकता को शिव खेड़ा बहुत ही सटीकता से TQP का नाम देते हैं। TQP मतलब? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल। देखो,
जब हम किसी कंपनी या संस्था की बात करते हैं तो अक्सर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM की बात होती है ना? हाँ, प्रक्रियाओं को सुधारने की बात होती है। बिल्कुल। लेकिन कोई भी प्रक्रिया या सिस्टम तब तक काम नहीं कर सकता जब तक उस पर काम करने वाले लोग टोटल क्वालिटी पीपल ना हो। अच्छा, तो TQP होने का मतलब क्या है असल में? ये वो लोग हैं जिनका चरित्र, जिनकी सत्यनिष्ठा और जिनके नैतिक मूल्य एक बहुत ही ठोस जमीन पर टिके होते हैं। मतलब नीयत साफ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। आप किसी इंसान को दुनिया की बेहतरीन कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि ग्राहक से कैसे बात करनी है। हाँ, वो जो मैनुअल में लिखा होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसके अंदर सहानुभूति या सेवा का मूल भाव ही नहीं है तो वो ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है। ये कस्टमर सर्विस वाला उदाहरण तो बहुत ही दिलचस्प है यार। मुझे लगता है हम सब ने कभी न कभी सामना किया है। हाँ, रोज ही होता है। मान लीजिए किसी एयरलाइन या होटल के कर्मचारी को ये रटा दिया गया है कि ग्राहक के आने पर प्लीज और थैंक यू बोलना है और 32 दांत दिखाकर मुस्कुराना है। हाँ, एकदम वो प्लास्टिक वाली स्माइल। तो ये वो 15% तकनीकी हिस्सा हो गया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन अगर अंदर से वो चिड़चिड़ा है या उसे लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो वो मुस्कान एकदम बनावटी लगती है। और हम उस बनावटीपन को तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ, एक ग्राहक के तौर पर हमारा दिमाग तुरंत सिग्नल देता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो फेक स्माइल हमें खुश करने के बजाय और ज्यादा इरिटेट कर देती है। बिल्कुल। और यहाँ जो चीज काम कर रही है ना, वो है मानव मनोविज्ञान। हम इंसान अवचेतन स्तर पर बहुत स्मार्ट होते हैं। शब्दों से ज्यादा फीलिंग समझते हैं। हाँ, हम शब्दों से ज्यादा सामने वाले की नीयत को पढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्म से ज्यादा सब्सटेंस का होना जरूरी है। सब्सटेंस यानी वो चीज जो दिखती नहीं है पर होती है। सही कहा। इसे कैलगरी टावर के एक शानदार इंजीनियरिंग उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अच्छा, कैलगरी टावर में ऐसा क्या खास है? देखो, ये टावर लगभग 190 मीटर ऊंचा है और इसका कुल वजन 10,800 टन से ज्यादा है। वाह, काफी भारी भरकम है। हाँ, लेकिन इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस टावर का 60% हिस्सा लगभग 6,300 टन जमीन के नीचे है। एक मिनट, सच में 60% हिस्सा जमीन के नीचे? जी हाँ, जो हिस्सा दुनिया को दिखाई देता है ना, वो उस हिस्से पर टिका है जो किसी को दिखाई ही नहीं देता। ये तो मतलब एक तरह से ग्रेविटी और हवा के दबाव से लड़ने का पूरा विज्ञान हो गया। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि यही विज्ञान इंसानी जीवन पर भी लागू होता है। कैसे? जब कोई इमारत इतनी ऊंची होती है तो उसे तेज तूफानों और भूकंप के झटकों का सामना करना पड़ता है ना। हाँ, जाहिर सी बात है। अगर नींव भारी और गहरी नहीं होगी तो इमारत तो ढह जाएगी। एक सफल करियर, एक बेहतरीन रिश्ता या एक लीडर की छवि भी ठीक इसी तरह काम करती है। मैं समझ रहा हूँ। तो जो गाड़ियां, पद या पैसा दुनिया को दिखता है, वो बाहरी इमारत है, 15% वाला हिस्सा। और जो चीज उस इंसान को जीवन के तूफानों या संकट के समय में टूटने से बचाती है, वो उसकी जमीन के नीचे की नींव है। कोई इंसान जन्म से ही एक बेहतरीन रवैये के साथ पैदा होता है, मतलब जेनेटिक्स का खेल है, या ये एक ऐसी चीज है जिसे कंक्रीट की तरह धीरे धीरे डाला जाता है? नहीं, कोई भी व्यक्ति पैदाइशी तौर पर किसी विशेष एटीट्यूड के साथ पैदा नहीं होता। अच्छा। ये पूरी तरह से हमारे आसपास की दुनिया से आकार लेता है। शिव खेड़ा इसे ट्रिपल ई के सिद्धांत से समझाते हैं। ट्रिपल ई ये क्या है? 3 ई है। पहला ई है एनवायरनमेंट, यानी हमारा माहौल। हम किस घर में पले बड़े हैं, किस स्कूल में गए हैं, दोस्त कैसे हैं? हाँ, और यहाँ तक कि हमारे कार्यस्थल या देश की संस्कृति कैसी है, ये सब माहौल है। तो माहौल का रवैये पर सीधा असर पड़ता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। एक सकारात्मक और ईमानदार माहौल में ना, एक औसत दर्जे का व्यक्ति भी अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करने लगता है। और इसके उलट अगर माहौल ही भ्रष्ट या नकारात्मक हो, तो मुझे लगता है कि ईमानदार और मेहनती इंसान भी धीरे धीरे अपनी प्रेरणा खो देगा। बिल्कुल, वो बस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है या फिर फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकल जाता है। हाँ, वो कहते हैं ना कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एकदम सही। यही कारण है कि एनवायरनमेंट इतना महत्वपूर्ण है। अब दूसरा ई है एक्सपीरियंस, यानी हमारे अनुभव। लोगों के साथ हमारे अनुभव। हाँ, जीवन में लोगों और घटनाओं के साथ हम जो अनुभव करते हैं वो हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बना देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं सोचने का। मतलब अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैं आगे भी वैसी उम्मीद करूंगा। एग्जैक्टली।
अगर किसी व्यक्ति ने हमेशा लोगों से धोखा खाया है तो उसका अनुभव उसे हर नए इंसान को शक की नज़र से देखने पर मजबूर करेगा। उसका रवैया बहुत ही सुरक्षात्मक हो जाएगा। हाँ, और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम एजुकेशन यानी शिक्षा। पर यहाँ एजुकेशन से मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ शिक्षा का मतलब कॉलेज की डिग्री या एकेडमिक से नहीं है। ये वो शिक्षा है जो हमारे अनुभवों को बुद्धिमत्ता या विजडम में बदल देती है। रुकिए, मुझे यहाँ इस एनवायरनमेंट वाले पॉइंट पर आपसे थोड़ा उलझना है। हाँ, पूछिए ना। अगर हम ये मान लें कि माहौल और पिछले अनुभव हमारा रवैया तय करते हैं, तो ये तो मतलब एक बहुत ही निराशाजनक बात हो गई ना। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही टॉक्सिक माहौल में पला बड़ा है, उसके परिवार में हमेशा नकारात्मकता रही, लड़ाई झगड़े रहे और उसके अनुभव भी दर्दनाक रहे हैं। समझ रहे हो। तो क्या वो इंसान जीवन भर उस माहौल का शिकार बना रहेगा? क्या वो हमेशा यही कहेगा कि मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मेरे हालात ऐसे थे? ये एक बहुत ही वाजिब और गहरा सवाल है। देखो, बचपन में हमारा रवैया हमारे आसपास के माहौल से तय होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हाँ, क्योंकि बच्चे तो कच्ची मिट्टी होते हैं। बिल्कुल। एक बच्चा अपने हालात नहीं चुन सकता, लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं ना, तब तस्वीर बदल जाती है। अच्छा, एडल्ट होने पर क्या बदलता है? एक एडल्ट के रूप में हम अपने रवैये के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अतीत को या अपने आसपास के माहौल को दोष देना बहुत आसान है कि मेरे माता पिता ऐसे थे या मेरी कंपनी खराब है। हाँ, वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करना हो गया। एग्जैक्टली। ये एक विक्टिम माइंडसेट है। यहीं पर तीसरा ई यानी शिक्षा एक गेम चेंजर का काम करती है। वो कैसे? एक जागरूक इंसान अपनी शिक्षा और सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल करके अपने पुराने और टॉक्सिक अनुभवों के प्रभाव को अनलर्न कर सकता है। अनलर्न करना मतलब पुरानी खराब वायरिंग को हटाना। हाँ, हमें अपने रवैये को चुनने की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, और जो ये जिम्मेदारी ले लेता है वही उस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ पाता है। वाह, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने अतीत की जेल में कैद नहीं हैं। हम उस जेल की चाबी खुद बना सकते हैं। बहुत खूब कहा आपने। और जब कोई इंसान ये जिम्मेदारी उठा लेता है ना, तो उसके काम करने का तरीका, उसके फैसले लेने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। बिल्कुल। फिर वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। चुनौतियां तो सभी के सामने आती हैं, लेकिन उस नींव के मजबूत होने पर एक इंसान उन चुनौतियों से कैसे टकराता है, ये देखना दिलचस्प है। हमारी चर्चा मुझे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रही है। कौन सा कॉन्सेप्ट? जीवन के खेल को खेलने के दो बिल्कुल अलग तरीके होते हैं। हाँ, अगर हम मानवीय व्यवहार का विश्लेषण करें तो लोग मुख्य रूप से दो तरह की मानसिकताओं के साथ मैदान में उतरते हैं। एक होता है जीतने के लिए खेलना, है ना? हाँ, पहला है प्लेइंग टू विन, जीतने के लिए खेलना, और दूसरा है प्लेइंग नॉट टू लूज, हार से बचने के लिए खेलना। ये सुनने में काफी एक जैसा लगता है। ऊपर से देखने पर दोनों एक जैसे ही लग सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मैदान में दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन माइंडसेट अलग है। जमीन आसमान का मनोवैज्ञानिक अंतर है। जो लोग जीतने के लिए खेलते हैं उनका फोकस पूरी तरह से सफलता, विकास और नए अवसरों पर होता है। वो प्रेरणा से भरे होते हैं। और जो लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं, मुझे लगता है उनका पूरा मनोविज्ञान डर पे आधारित होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका पूरा ध्यान केवल सुरक्षा खोजने और गलतियों से बचने पर होता है। मतलब वो रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, वे हताशा में काम करते हैं। आप किसी स्पोर्ट्स टीम को ही देख लीजिए। अगर कोई टीम एक गोल से आगे चल रही हो तो अक्सर वो आक्रामक खेलना छोड़कर सिर्फ डिफेंस करने लगती है। हाँ, वो गोल बचाने में लग जाते हैं। एग्जैक्टली। वो हार से बचने के लिए खेलने लगते हैं, और उसी डिफेंसिव चक्कर में वे अक्सर गलतियां कर बैठते हैं और मैच हार जाते हैं। इस मानसिकता को अगर मैं एक एनालॉजी से समझूं तो यार ये बिल्कुल एक पानी की जहाज की तरह है। शिप की तरह? कैसे? देखो, एक जहाज अगर बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा रहे तो वो दुनिया में सबसे सुरक्षित है ना? हाँ, वहां तो कोई लहर नहीं उसे डुबो सकती। वहां उसे न किसी तूफान का खतरा है, न चट्टानों का। वो कभी डूबेगा नहीं। लेकिन क्या जहाज इसलिए बनाए जाते हैं कि वो बंदरगाह पर सुरक्षित खड़े लें? बिल्कुल नहीं। अगर वो सालों वहीं खड़ा रहेगा तो उसमें जंग लग जाएगा, वो बिना किसी सफर के ही बर्बाद हो जाएगा। जहाज तो गहरे समंदर में जाने, लहरों को चीरने और तूफानों का सामना करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जो इंसान इस जहाज की तरह तूफानों में उतरने का फैसला करता है, जो जीतने के लिए खेलता है,
उसके अंदर एक खास तरह की ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा जो उसे आगे बढ़ाती है। हाँ, और शिव खेड़ा इसे किलर इंस्टिंक्ट कहते हैं। किलर इंस्टिंक्ट, ये शब्द सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी का गला काटना हो। हाँ, बहुत से लोग किलर इंस्टिंक्ट शब्द को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है क्रूर होना, बेईमानी करना या किसी को कुचल कर आगे बढ़ना। कॉर्पोरेट दुनिया में तो यही माना जाता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। लेकिन असल में इसका बेईमानी से कोई लेना देना नहीं तो है। फिर एक सही मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए इस किलर इंस्टिंक्ट का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपना 200% देना। ये सुनिश्चित करना कि जब कोई अफसर सामने आए या जब विरोधी कोई गलती करे तो आप उस मौके का पूरा फायदा उठाएं, बिना किसी हिचकिचाहट के। हाँ, लेकिन ये सब खेल के नियमों और पूरी ईमानदारी के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए। मतलब आप आक्रामक हैं पर बेईमान नहीं। बिल्कुल, एक जीतने वाला इंसान कभी भी सुरक्षा या सेफ जोन नहीं खोजता, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी खोजता है। जीतना बेशक बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सम्मान के साथ जीतना उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं पर आकर ये विषय थोड़ा पेचीदा हो जाता है यार। पेचीदा कैसे? क्योंकि देखो, जब इंसान जीतने के लिए खेल रहा होता है, जब वो अपना 200% दे रहा होता है और मंजिल बस कुछ ही कदम दूर होती है, हाँ, तब टेम्पटेशन आती है। एग्जैक्टली। तब अक्सर शॉर्टकट यानी का ये नियमों को थोड़ा मोड़ने का प्रलोभन आता है। कॉर्पोरेट दुनिया में तो अक्सर ये बहस होती है कि सक्सेस और एथिक्स एक साथ नहीं चल सकते। ये एक बहुत ही आम धारणा है। हाँ, लेकिन इन बड़ी बड़ी दार्शनिक बहसों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका इस किताब में बताया गया है, जिसे मम्मा टेस्ट कहा जाता है। ओह, मम्मा टेस्ट, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। ये किसी भी इंसान के मॉरल कंपास को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। हम अक्सर एथिक्स को लेकर बड़ी बड़ी कमिटियां बनाते हैं, रूल्स की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब आप किसी वास्तविक नैतिक दुविधा में फंसे हों, जब समझ ना आ रहा हो कि क्या सही और क्या गलत, हाँ, तो खुद से सिर्फ एक साधारण सा सवाल पूछें। अगर मेरी माँ मुझे ये काम करते हुए देख ले तो क्या वो मुझ पर गर्व करेगी या शर्म से अपना सिर झुका लेगी? बिल्कुल, ये सवाल इतना पावरफुल है ना। यह सवाल इतना सीधा है कि ये दिमागी उधेड़बुन को सेकंडों में खत्म कर देता है। आप इसे बाबा टेस्ट या पेरेंट टेस्ट भी कह सकते हैं। क्या मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे मुझे ये काम करते हुए देखें? और अगर अंदर से जवाब ना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, चाहे वो कानूनी तौर पे कितना भी सही क्यों ना लग रहा हो। इस टेस्ट की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये आपके अवचेतन मन की आवाज को तुरंत सामने ला देता है, सबकॉन्शियस माइंड को। हाँ, क्योंकि जब कोई इंसान बेईमानी से जीतता है ना, तो बाहर से वो भले ही जश्न मना ले, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन पैदा होता है, एक मानसिक टकराव। उसे खुद पता होता है कि वो इस जीत के लायक नहीं है। एग्जैक्टली। और ये टकराव उस 85% एटीट्यूड वाली नींव को अंदर से खोखला कर देता है। वो नींव जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कि बेईमानी से जीतने से कहीं बेहतर है पूरी ईमानदारी से हार जाना। वाह, ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि एक ईमानदार हार आपको अगली बार जीतने की ताकत और अनुभव देती है, जबकि बेईमानी से मिली जीत आपकी नींव को ही कमजोर कर देती है। यार, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत तार्किक और प्रेरणादायक लगती हैं। हाँ, थ्योरी तो अच्छी है। हमने समझ लिया कि TQP बनना है, ट्रिपल E का प्रभाव पहचानना है, जीतने के लिए खेलना है और मम्मा टेस्ट से अपनी नीयत साफ रखनी है। बिल्कुल। लेकिन असल समस्या तब आती है जब हम इसे लागू करने जाते हैं। हमारा दिमाग बरसों से खास तरीके से सोचने का आदी हो चुका है। आदतों को बदलना आसान नहीं होता। हाँ, हम पैनिक करते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं, तो इस पुरानी और सड़ी गली वायरिंग को बदलकर एक नई सकारात्मक मानसिकता को अपने दिमाग में इंस्टॉल कैसे किया जाए? मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के पास इसका बहुत ही ठोस जवाब है, जिसे हम 21 दिन के फॉर्मूले के रूप में जानते हैं। 21 दिन का फॉर्मूला? हाँ, हमारा दिमाग एक दिन में नई आदतें नहीं बना सकता। किसी भी नए विचार या नई आदत को हमारे न्यूरल पाथवे में स्थायी रूप से सेट होने के लिए लगातार 21 दिनों के सचेत प्रयास की जरूरत होती है। मतलब लगातार 21 दिन फोकस करना होगा? बिल्कुल। इसमें 2 तकनीकें सबसे ज्यादा कारगर होती हैं। पहला है ऑटो सजेशन, यानी खुद को लगातार सकारात्मक निर्देश देना, जैसे एफर्मेशंस बोलना। हाँ, और दूसरा है विजुअलाइजेशन, यानी उस सफलता की स्पष्ट मानसिक तस्वीर देखना। ये मुझे कंप्यूटर साइंस के उस बेसिक सिद्धांत की याद दिलाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट या गीगो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप एक सुपर कंप्यूटर में भी गलत या करप्ट डेटा डालेंगे तो आउटपुट हमेशा गलत ही आएगा। या इसे हम एक बगीचे की एनालॉजी से भी समझ सकते हैं। बगीचे की एनालॉजी,
वो कैसे? हमारा अवचेतन मन एक बहुत ही उपजाऊ जमीन है। अगर आप उस जमीन में जानबूझकर मेहनत से गुलाब या फलों के बीज नहीं बोएंगे तो वो जमीन खाली नहीं रहेगी। हाँ, वहां अपने आप खरपतवार उगाएंगे। एग्जैक्टली, हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। अगर हम इसे जानबूझकर सकारात्मक विचार नहीं देंगे तो नकारात्मकता अपने आप अपनी जगह बना लेगी। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। उस बगीचे में आप क्या बो रहे हैं, इसका प्रभाव कितना शक्तिशाली होता है, इसे एक बहुत ही चौंकाने वाले मनोवैज्ञानिक तथ्य से समझा जा सकता है। कौन सा तथ्य? क्या आप जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक वास्तविक अनुभव और एक बहुत ही गहराई से की गई कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाता? एक मिनट, दिमाग वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता? जी नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पर नहीं। ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है यार? इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के बच्चे को रात 8 बजे तक घर आना था और वो नहीं आया। आम बात है। रात के 10 बज गए हैं, फोन भी नहीं लग रहा है। अब असलियत में बच्चा शायद किसी दोस्त के घर सुरक्षित बैठा हो और उसका फोन चार्ज ना हो। हाँ, वास्तविकता में कोई खतरा नहीं है। लेकिन माता पिता घर पे बैठे बैठे कल्पना करने लगते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ओह, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और जैसे जैसे वो इस कल्पना को गहराई से महसूस करते हैं, उनके शरीर में पसीना आने लगता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सच में ऐसे ही होता है पैनिक में? उनके शरीर में एड्रेनलिन ठीक उसी तरह रिलीज हो रहा है जैसे सचमुच कोई एक्सीडेंट उनके सामने हुआ हो। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब कोई घटना घटी ही नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके विचार ने शरीर के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को ट्रिगर कर दिया। बिल्कुल, यही बात हमारे सकारात्मक विचारों और एटीट्यूड पर भी पूरी तरह लागू होती है। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो शरीर वैसा रिस्पॉन्स देगा। एग्जैक्टली। जब हम ऑटो सजेशन देते हैं और लगातार 21 दिनों तक पूरी भावनाओं के साथ ये विजुअलाइज करते हैं कि हम शांत हैं, आत्मविश्वासी हैं, तो दिमाग को लगता है कि ये सच है। हाँ, तो हमारा दिमाग उन न्यूरल पाथवेज को वैसे ही फायर करने लगता है जैसे हम सचमुच उस परिस्थिति में हों। 21 दिनों के बाद ये अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बन जाता है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस? हाँ। मतलब बिना सोचे से ही करना? सही कहा। यानी फिर आपको सकारात्मक सोचने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। आपका दिमाग डिफॉल्ट रूप से सकारात्मक ही रिएक्ट करता है। या तो अगर हम इस पूरे साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल सफर को एक धागे में पिरोएं, हाँ, तो ये स्पष्ट है कि सफलता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आपको जीपीएस लगाकर पहुंचना है। बिल्कुल नहीं। ये आपके रोजमर्रा के फैसलों और आपकी मानसिकता का बाय प्रोडक्ट है। उस 15% स्किल को निखारना जरूरी है, लेकिन वो केवल आपको खेल में शामिल करता है, मैदान में उतारता है बस। आपको खेल जिताने वाला फैक्टर वो 85% हिस्सा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमने देखा कि कैसे सफलता की इमारत TQP की गहरी नींव पर खड़ी होती है और कैसे ट्रिपल माहौल, अनुभव, शिक्षा हमारे रवैये का कच्चा माल तैयार करते हैं। लेकिन उसे सही आकार देना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हमने ये भी समझा कि कैसे प्लेइंग टू विन और मामा टेस्ट हमारे व्यवहार और नैतिकता को दिशा देते हैं, और अंततः कैसे 21 दिनों का प्रयास हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह बदल सकता है। ये सब महज थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे अगर आज से ही लागू किया जाए तो परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कोई स्टार्टअप चला रहे हो या किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो, आप इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके अपने उस 85% को अभेद्य बना सकते हैं। क्योंकि ज्ञान सिर्फ तब तक पावरफुल नहीं होता जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। सही बात है। और यही इस पूरी चर्चा का अंतिम लक्ष्य भी है, इस जानकारी को अपने जीवन के व्यावहारिक विजडम में बदलना। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब एक बात पर विचार करें। हमने शुरुआत में कहा था कि सफलता सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स का खेल नहीं है। बिल्कुल। फिर सफलता को मापा कैसे जाए? याद रखिए, सफलता इस बात से बिल्कुल नहीं मापी जाती कि आप अपने दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सच्ची सफलता केवल इस बात से मापी जाती है कि आप अपनी खुद की क्षमताओं और अपने पिछले कल के मुकाबले आज कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज खुद से बस एक सवाल पूछिए कि आप अपने उस सबसे कड़े और असली प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए तैयार हैं, जो हर सुबह आईने में आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको घूरता है। बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए।